दिल्ली सल्तनत जो 300 सालों से हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही थी, अब अपने आखिरी दौर में थी और इसी उथल-पुथल के माहौल में दिल्ली पर राज करने के लिए उभरा पहला अफगान राजवंश, लोधी वंश। तो चलिए आज इसी वंश के बनने और फिर उसके बिखरने की कहानी को समझते हैं। सोचिए जरा, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का सार है। बस एक निर्णायक लड़ाई जिसने न सिर्फ एक राजवंश बल्कि एक पूरे दौर को ही खत्म कर दिया और हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। देखिए, लोधी वंश जब सत्ता में आया तो उस वक्त दिल्ली पर कमजोर सैयद वंश का राज था। लेकिन लोधी सिर्फ नए राजा बनकर नहीं आए, वो अपने साथ हुकूमत करने का एक बिल्कुल नया नजरिया लेकर आए थे, जो पहले के सुल्तानों से एकदम अलग था। यहीं पर सोच का सबसे बड़ा फर्क था। एक तरफ थे तुर्की सुल्तान, जो खुद को खुदा का भेजा हुआ मानते थे, सबसे ऊपर, सबसे आला, और दूसरी तरफ थे ये लोधी, जिनका अफगान सिद्धांत कहता था कि सुल्तान कोई भगवान नहीं बल्कि अपने कबीले के सरदारों में बस बराबर वालों में पहला है। और इसी नए सिद्धांत का सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया लोधी वंश के बानी बहलोल लोधी ने। वो एक बहुत ही समझदार और व्यवहार कुशल लीडर था, जिसने ताकत से ज्यादा अपनी कूटनीति से सल्तनत की नींव मजबूत की। बहलोल लोधी अच्छी तरह जानता था कि उसके अफगान सरदार बराबरी चाहते हैं, तो उसने वही किया। वो खुद को राजा नहीं बल्कि उनका साथी मानता था। कभी सिंहासन पर नहीं बैठा बल्कि अपने अमीरों के साथ एक ही कालीन पर बैठता था। उसका शासन एक सल्तनत कम और एक कबीलाई संघ ज्यादा लगता था, और इसी समझदारी से उसने जौनपुर जैसे ताकतवर राज्य को भी जीत लिया। और बहलोल लोधी की पूरी सोच का निचोड़ उसके इस एक वाक्य में मिलता है। उसके लिए पद और दिखावे से ज्यादा सल्तनत का वजूद मायने रखता था। अब कहानी में एंट्री होती है बहलोल के बेटे सिकंदर लोधी की। सिकंदर को इस वंश का सबसे काबिल और सबसे ताकतवर शासक माना जाता है। कहना गलत नहीं होगा कि उसके दौर में लोधी सल्तनत अपने चरम पर थी। सिकंदर ने कई बड़े काम किए। आज का जो आगरा शहर है, उसकी नींव उसी ने 1504 में रखी। जमीन नापने के लिए गजे सिकंदरी नाम का पैमाना शुरू किया, और तो और वो गुल रुखी के नाम से कमाल की फारसी शायरी भी करता था। लेकिन अपने पिता के उलट उसने अमीरों को बराबरी का दर्जा देने की बजाय सुल्तान के पद को ज्यादा ताकतवर और आलीशान बनाने की कोशिश की। लोधी दौर सिर्फ सियासत का ही नहीं बल्कि आर्किटेक्चर का भी एक सुनहरा दौर था, जैसा कि आप इस शानदार बड़ा गुम्बद मस्जिद में देख सकते हैं। उनकी बनाई ये इमारतें और वास्तुकला बाद में मुगलों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा बनी। मगर हर कहानी के दो पहलू होते हैं। सिकंदर के शासन का एक स्याह पहलू भी था। वो एक कट्टर शासक था और उसकी धार्मिक असहिष्णुता की वजह से सल्तनत में अंदर ही अंदर तनाव के बीज भी बोए जा रहे थे। और बस यहीं से कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। सिकंदर के बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा और इस वंश का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी। उसका दौर अपने ही अफगान अमीरों के साथ टकराव और सल्तनत के पतन की दास्तान बन गया। इब्राहिम ने अपने दादा और पिता की सारी सीख भुला दी। उसने अफगान सरदारों को बराबर का साथी नहीं बल्कि अपनी प्रजा और गुलाम समझा। ये अपमान उनसे सहा नहीं गया। नतीजा बगावत। बिहार से लेकर पंजाब तक हर कोई उसके खिलाफ हो गया, और फिर इन्हीं नाराज सरदारों ने एक ऐसा कदम उठाया जो पूरी सल्तनत पर भारी पड़ गया। उन्होंने बाहर से मदद मांग ली, और इसी एक दावत ने हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाली एक जंग की बुनियाद रख दी, पानीपत की लड़ाई। वो जंग जिसने ना सिर्फ लोधी वंश बल्कि पूरी दिल्ली सल्तनत को ही खत्म कर दिया। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी के बुलावे ने काबुल के शासक बाबर को वो मौका दे दिया जिसकी वो शायद तलाश में था, और 1526 में इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक का मैदान सज गया। अब जरा मैदान में दोनों फौजों को देखिए। कागज पर तो इब्राहिम लोधी का पलड़ा बहुत भारी था, सैनिक दुगने से भी ज्यादा, और साथ में 1000 हाथियों की जबरदस्त ताकत। लेकिन बाबर के पास एक ऐसी चीज थी जो खेल को पलटने वाली थी, तोपें और बारूद। और सिर्फ तोपें ही नहीं, बाबर के पास एक कमाल की जंग की तरकीब भी थी, जिसे कहते थे तुलुगमा। इसका सीधा सा मतलब था कि दुश्मन की बड़ी सेना पर सामने से हमला मत करो, बल्कि उसे किनारों से घेर कर फंसा लो। तो बाबर की जीत के पीछे असल में 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, उसकी जबरदस्त रणनीति, दूसरी, तोपों जैसी नई टेक्नोलॉजी, और तीसरी, अराबा यानी गाड़ियों से बनी सुरक्षा लाइन, जिसने उसकी तोपों को एक मजबूत ढाल दी। तोपों की आवाज से लोधी के हाथी ऐसे बिदके कि अपनी ही फौज को रौंदते हुए भाग खड़े हुए, और नतीजा दिल दहला देने वाला था।
जंग के मैदान में सुल्तान इब्राहिम लोदी समेत करीब 20,000 सैनिक मारे गए। ये एक तरफा और विनाशकारी हार थी। बस इब्राहिम लोदी की मौत के साथ ही लोदी वंश का किस्सा खत्म हो गया। और सिर्फ लोदी वंश ही नहीं, 320 साल से चली आ रही दिल्ली सल्तनत का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य के लिए दरवाजे खुल गए। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है कि क्या लोदी वंश का पतन होना ही था, या ये सब सिर्फ एक आदमी यानी इब्राहिम लोदी की जिद और गलतियों का नतीजा था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बताता है कि इतिहास कैसे बड़े हालात और एक इंसान के फैसलों के टकराव से बनता है।